जय हिंद मित्रों। जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन की संख्या जो है कि आपको 50 है और यह लगभग क्वेश्चन जो है भौगोलिक विचारधारा के इतिहास यानी ज्योग्राफिकल थॉट से संबंधित क्वेश्चन है। यह आप देखिएगा कि बीपीएससी, नेट, जेआरएफ जैसे एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अपेक्षा भी जो रेलवे देखते हैं, एसएससी है अथवा एनी टाइप्स अदर कोई भी एग्जाम है उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वह है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने विश्व के भूखंड को सर्वप्रथम 3 महाद्वीपों में विभाजित किया था। यानी विश्व का जो भूखंड देख रहा है उसको 3 महाद्वीपों में विभाजित करने वाला प्रथम भूगोलवेता कौन है। तो देखिए, ए में जो है एनेक्जिमेंडर, बी में हेरोडोटस, सी में हिकैटियर, डी में इरैथोस्थनीज। तो विश्व को प्रथम बार 3 महाद्वीप में विभाजित करने का श्रेय जो है कि हेरोडोटस को जाता है। यानी हेरोडोटस महोदय ने विश्व को प्रथम बार जो है कि यह जो है 3 महाद्वीप में विभाजित किए थे, 3 खंड में किए थे। तो इसका आंसर जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रेत जेल ने स्टेट की तुलना जीव से की है। यानी रेत जेल के द्वारा जो जीव से तुलना की गई है स्टेट को यानी राज्य को, तो यह किस पुस्तक में। तो देखिए, ए में जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, बी में जो है जियोग्राफी ह्यूमन, सी में जो है राजनीतिक भूगोल, डी में जो है ए और बी दोनों आंसर सही। अब इसमें से देखिए कौन सा सही होगा। तो आपका जो है कि यह आंसर जो सही है वह राजनीतिक भूगोल है। यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रेत जेल ने स्टेट की तुलना जीव से की थी। यानी जीव जैसे देखते हैं कि जन्म लेता है, बढ़ता है और एक समय होता है कि उसका अंत हो जाता है। इसी से तुलना जो स्टेट को किए थे कि हम रेत जेल महोदय कि उनका कहना था कि स्टेट जो है कि पैदा लेता है यानी उत्पत्ति होती है, एक समय आता है कि विकास जो होती है उसकी चरम पे होती है और फिर जो होता है उसका विघटन हो जाता है, अंत हो जाता है। तो एक जीव के समान ही तो इसकी तुलना जो किए थे तो वह जो है उनकी राजनीतिक भूगोल जो है। यानी इसका आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब देखिए, लेवेंसरॉम का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था। यानी लेवेंसरॉम का सिद्धांत जो है तो ए में जो है हमबोल्ट द्वारा, बी में जो है रीटर द्वारा, सी में जो है रेटजेल द्वारा, डी जो है कुमारी सैंपल द्वारा। तो लेवेंसरॉम शब्द जो है वह जर्मन शब्द है और इस शब्द यह सिद्धांत जो है लेवेंसरॉम सिद्धांत जो है रेटजेल द्वारा जो प्रतिपादित की गई थी। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यवहारिक संभववाद का सिद्धांत किससे संबंधित, यानी बिहेवियरिज्म पॉसिबिलिज्म, तो यह किससे संबंधित है। तो देखिए, ए में जो है कि आपको वोमैन, बी में ग्रेफिथ टेलर, सी में जो है हमबोल्ट, डी में रीटर है। तो व्यवहारिक संभववाद जो है ग्रेफिथ टेलर के द्वारा से संबंधित है। यानी व्यवहारिक संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन करने का जो है श्रेय जो है ग्रेफिथ टेलर महोदय को है। तो यानी इसका आंसर जो होगा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाय के बागान कहां विकसित किए जाते हैं। यानी चाय जो हम लोग जो पीते हैं तो उसकी बागान कहां विकसित होती है। तो विषुवत रेखीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय घास स्थल प्रदेश में, उपोष्ण घास स्थल प्रदेश में। तो देखिए, चाय की बागान जो विकसित होती है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, जहां का तापमान 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो होती है चाय के बागान के लिए जो तापमान होती है वह आदर्श होती है। और वर्षा जो है कि आपको 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो ये ऐसी कंडीशन जो होती है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन प्रदेश में जो होती है किस प्रकार के, और वहां का सरफेस जो होना चाहिए कि ढालुआ होना चाहिए। यानी चाय के बागान में क्या होना चाहिए कि पानी लगने पे चाय की बागान का जो यानी जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसका जड़ सड़ जाती है जिसके कारण वह सूख जाएगी। इसलिए वहां पानी नहीं लगना चाहिए। यानी उसको वर्षा अधिक होनी चाहिए लेकिन पानी उस बागान में नहीं लगना चाहिए। तो देखिए कि चाय के बागान जो होगा कहां पे होगी तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ प्रदेश में। यानी इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इजिप्ट नील का दिया हुआ उपहार है, यह कथन किसका है। यानी इजिप्ट नील का उपहार है, यह कथन किसका है। तो ए में जो है अरिस्टाइटल, बी में जो है सिनेको, सी में जो है हेरोडोटस, सी में हेरोडोटस है, डी में हिप्पोक्रेटिस।
तो देखिए नील इजिप्ट की देन है, यह जो है कि हेरोडोटस महोदय के द्वारा कहा गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा। हेरोडेटस जो यूनानी भूगोलवेता थे, इन्होंने जो प्राचीन काल में ही इन्होंने बताया था कि नील जो है, इजिप्ट जो है यानी मिस्र जो है नील का उपहार है। तो इसका सही आंसर सी होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, यानी जियो पॉलिटिक्स का जनक किसे कहा, जियो पॉलिटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में जो है रुडोल्फ जेलेन, बी में जो है रेटजेल है, सी में हाउसहोफर है, डी में हॉटसोम आर है। तो इसका सही आंसर जो है रेटजेल है। रेटजेल महोदय ने ही राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है, यानी राजनीतिक भूगोल लिखने का प्रथम जो है कि वह रेटजेल को जाता है। रेटजेल मानव भूगोल का भी जनक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राजनीतिक भूगोल में रीमलैंड थ्योरी की विचारधारा किसकी देन है, यानी राजनीतिक भूगोल में जो देखते हैं रीमलैंड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो ए में जो है स्पाइकमैन है, बी में जो है विगर्ट एच.डब्ल्यू है, सी में जो है वार्नर है, डी में जो है महान एटी है। तो देखिए कि रीमलैंड थ्योरी का जनक जो है कि आपको स्पाइकमैन को कहा गया है। तो इसका सही आंसर ए होगा, यानी रीमलैंड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो स्पाइकमैन के द्वारा दिया गया है, यानी इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति का निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी यह किसका कथन है? जैसे देखते हैं कौन सा, मतलब कि किस विचारधारा का है, यानी दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें कहा जाता है कि मनुष्य पक्ष पोषण के लिए अपनी प्रकृति का निर्माण स्वयं करता है, उत्तरदायी होता है। तो यह किसके द्वारा है? तो देखिए ए में जो है पॉजिटिविज्म यानी वस्तुनिष्ठवाद, बी में जो है कि आपको बी में जो है फंक्शनलिज्म यानी प्रकारवाद, सी में जो है इजिस्टेशियलिज्म अस्तित्ववाद, डी में जो है व्यवहारिकतावाद। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वस्तुनिष्ठवाद है, यानी पॉजिटिविज्म जो है कि उसका कथन है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण स्वयं करता है, यानी कैसे वातावरण में उसको सर्वाइव करना है। जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे अभी गर्मी का महीना है, गंगेटिक प्लेन में जो देख रहे हैं कि लू चल रही है, तो मनुष्य जो है कि माइक्रो लेवल पर अपने अनुकूल जो है कि वातावरण की निर्माण करती है, कूलर, एसी, फैन इत्यादि इस प्रकार के जो देखते हैं कि जो आविष्कार किया और वहां जो है कि एक अपने अनुकूल जो है कि वातावरण तैयार कर लेती है। तो इसी को कहा जाता है वस्तुनिष्ठवाद यानी पॉजिटिविज्म। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफिका शीर्षक से कई ग्रंथ लिखने वाले लेखक की पहचान कीजिए, यानी जियोग्राफिका शीर्षक से कई ग्रंथ लिखा गया है, तो उसका कौन है लेखक? तो ए में जो है इरेस्टोस्थनीज, बी में स्ट्रोबो, सी में टॉलमी, डी में हेरोडोटस। तो इसका सही आंसर जो है कि आपको स्ट्रोबो है। स्ट्रोबो महोदय ने जियोग्राफिका शीर्षक से कई ग्रंथ लिखे हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सोशियो इकोनॉमिक मॉडल शीर्षक पुस्तक के संपादक थे, यानी सोशियो इकोनॉमिक जो मॉडल शीर्षक पुस्तक के संपादक कौन है? तो ए में देखिए स्पीट एवं लियर मॉथ, बी में जो है हर्बर्ट तथा स्मिथ, सी में जो है जॉनस्टन तथा हर्बर्ट, डी में जो है चोर्ले तथा हैगेट। तो देखिए सोशियो इकोनॉमिक मॉडल पुस्तक शीर्षक पुस्तक का लेखक है चोर्ले तथा हैगेट महोदय। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने भारत में अनेक वर्ष व्यतीत किए और भारत पर एक ग्रंथ लिखा? यानी भारत में रहने के वाले एक विदेशी भूगोलवेता है जो भारत में बहुत साल रहे और यहाँ पे उसके बाद भारत का एक भूगोल लिखे, भारत का एक ग्रंथ लिखे। तो यह कौन भूगोलवेता है? देखिए पहला जो ए में जो देखते हैं इब्न बतूता, बी में अल इदरीसी, सी में अल बरूनी, डी में इब्न खालदून। तो इसका सही आंसर जो है इब्न खालदून महोदय जो है कि यह जो अरबियन भूगोलवेता थे यानी पश्चिमी भूगोलवेता थे, वह भारत में आए थे। तो बहुत वर्ष रहने के बाद यहाँ भारत पे एक ग्रंथ लिखे थे। तो यह देख रहे हैं इब्न खालदून है। तो इसका सही आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व सबसे पहले जियो पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? जियो पॉलिटिक्स शब्द का कौन थे? तो ए में जो है मैकेंडर है, बी में जेलोन, सी में हाउसहोफर, डी में स्पाइकमैन। तो जेलोन महोदय है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जियो पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग किए थे। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक कॉस्मस उनकी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की यात्रा पर आधारित है? यानी कॉस्मस जो है हम्बोल्ट के किस महादेश की यात्रा पर आधारित है? तो ए में एशिया, बी में उत्तरी अमेरिका, सी में यूरोप, डी में दक्षिणी अमेरिका। तो एलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की जो है दक्षिणी अमेरिका के भ्रमण के बाद जो पुस्तक लिखी गई थी वह पुस्तक है कॉस्मस। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए, प्राकृतिक मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर नहीं चलाती, लेकिन वह अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है जिसमें से मनुष्य को चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह कथन निहतवाद है, यानी यह कथन जो है किस विचारधारा का है? यानी देख लीजिए फिर से, मनुष्य जो प्रकृति मनुष्य को किसी विशिष्ट मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहती है, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं व्यक्त कर देती है, प्रस्तुत करती है, जिसमें से किसी भी संभावना को चयन करके मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से अपने आप को निहितार्थ करता है। तो यह कथन किसका है, यानी किस विचारधारा का है? तो ए में जो है निश्चयवाद है, निश्चयवादी यानी उपागम, बी में संभववादी उपागम, सी में निश्चयवादी एवं संभाववादी दोनों उपागम, डी में जो है प्रक्रियात्मक उपागम। तो इसका सही आंसर जो होगा कि संभववादी उपागम, यानी पॉसिबिलिज्म जो होती है वह मनुष्य को जो है कि अपने प्रकृति तो जो है कि वह मार्ग बहुत सारी संभावना व्यक्त कर देती है, लेकिन मनुष्य जो होता है कि खुद ही उसका चयन करता है। जैसे देख लीजिए, अभी गर्मी का मौसम आया तो प्रकृति ने क्या किया कि गर्मी के यानी कि अभी सनलाइट जो है किस चरम पे है, तो मानव ने क्या अपने शरीर पे पहनावा और आवा में परिवर्तन किया। यानी जो उलेन क्लॉथ पहन रहा था वह उलेन क्लॉथ से किधर कॉटन क्लॉथ की तरफ आ गया, यानी देख रहे हैं कि सूती वस्त्र की तरफ आ गई। अब उसकी पहनावा और आवा जो देख रहे हैं यह सूती वस्त्र वाली होगी। तो प्रकृति ने उसको एक संभावना व्यक्त की थी और मनुष्य यानी कि वह अमल जो करने का काम जो है वह मनुष्य खुद ही किया है। तो यही चीज कहता है कि मनुष्य जो होता है कि चुनने के लिए स्वतंत्र होती है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी भूगोल किस अध्ययन की समीक्षा को महत्व दिया जाता है? यानी कल्याणकारी भूगोल में किस अध्ययन की महत्व को पे जोर दिया जाता है समीक्षा पे? तो ए में जो है प्रादेशिक संतुलन विकास, बी में जो है विकास में लोक निजी भागीदारी, सी में जो है नगरीय औद्योगिक विकास, डी में जो है जीवन की गुणवत्ता के पक्ष में। तो कल्याणकारी भूगोल जो है कि जीवन के गुणवत्ता के पक्ष की जो होती है उसकी समीक्षा करती है, यानी सभी को जो है कि गुणवत्ता यानी कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए कहती है कि आई हो, इसकी गुणवत्ता की वह समीक्षा करती है कल्याणकारी भूगोल। तो यानी इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेविड हार्वे को निम्नलिखित में से भूगोल के किस पक्ष में योगदान के लिए जाना जाता है? यानी डेविड हार्वे को भूगोल के किस पक्ष के योगदान के लिए जाना जाता है? तो देखिए, ए में क्या है नगरीय भूगोल, बी में जो है अतिवादी भूगोल, सी में राजनीतिक भूगोल, डी में जो नव आर्थिक भूगोल। तो डेविड हार्वे को अतिवादी भूगोल के लिए जाना जाता है, यानी इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैकेंडर के हृदय स्थल सिद्धांत में हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया था, यानी जो मैकेंडर का हृदय स्थल सिद्धांत जो है उसमें जो है हिंद महासागर को सम्मिलित किया गया किस रूप में? ए में बाहरी परत के रूप में, बी में आंतरिक परत के रूप में, सी में द्वितीयक हृदय स्थल के रूप में, डी में जो है विश्व द्वीप के रूप में। तो देखिए, मैकेंडर का जो हृदय स्थल सिद्धांत है उसमें हिंद महासागर को बाहरी परत के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह कथन किसका है? जो भी यूरेशिया पर राज करता है वह विश्व के भागों पर नियंत्रण करता है। यह कथन किसका है? तो देखिए, ए में जो है स्पाइकमैन है, बी में जो है जेलेन है, सी में मैकेंडर है, डी में हाउसहोफर है। तो देखिए, यह कथन जो है कि स्पाइकमैन का है, यानी जो यूरेशिया पर राज करेगा
वह विश्व के अन्य भागों पर नियंत्रण करेगा। यह कथन स्पाइकमैन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एकरूपतावाद के सिद्धांत की मुख्य संकेत क्या है? यानी एकरूपतावाद भौगोलिक कालों में जलवायु समरूप रही है, यानी कि प्राचीन काल में जो देख रहे हैं कि उसका कहा जाता है कि जलवायु समरूप रही है। बी में जो कहा जा रहा है वर्तमान भूत की कुंजी है। सी में जो है भौगोलिक काल में हिमनद सौदे महत्वपूर्ण रहे हैं। डी में जो है भौगोलिक काल में भू आकृतिक प्रक्रम आज की तरह समान गहनता से कार्य करते रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वर्तमान भूत की कुंजी है। एक रूपतावाद का ही मुख्य सिद्धांत जो है आश्रित है, वर्तमान जो देख रहे हैं वह भूतकाल की कुंजी है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? अंतर प्रांतीय संबंध को, केंद्रीय राज्य संबंध को, धारा शक्ति एवं सामुद्रिक शक्ति के बीच संघर्ष को, राज्यों का वर्गीकरण। तो हार्टलैंड सिद्धांत की व्याख्या जो है धारा शक्ति एवं सामुद्रिक शक्ति के बीच के संघर्ष को करती है। तो यानी इसकी सही आंसर जो होगा वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कर कीजिए। नीचे दिए गए कूट के सहायता से जो है कि उसका सही आंसर का चयन करें। तो देखिए सूची एक में जो दिया गया है हार्टलैंड, ए में, बी में रिमलैंड, सी में राज्यों का वर्गीकरण, डी का है केंद्रीय राज्यों का क्षेत्रीय सिद्धांत। सूची दो में जो दिया गया है बॉन्ड वाल्केनबर्ग, बी में दो में जो है रेट जेल है, तीन में स्पाइकमैन है, डी में मैकेंडर है। तो देखिए कि इसका सही आंसर क्या होगा हार्टलैंड। तो हार्टलैंड सिद्धांत मैकेंडर का है। तो यानी 4, रिमलैंड सिद्धांत स्पाइकमैन का है। तो 3 यानी 4, 3। अब देखिए राज्यों का वर्गीकरण तो 1 होगा, यानी वान वाल्केन वर्ग के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। तो यानी इसका 1 होगा। तो यानी क्या है 4, 3, 1। और राज्यों का क्षेत्रीय सिद्धांत रेटजेल का यानी 2। तो 4, 3, 1, 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है केल्विन मापक पर मापा गया तापमान एक उदाहरण है। यानी किसका उदाहरण है? तुलनात्मक मापक का, वर्नियर मापक का, अंतराल मापक का, अनुपातिक मापक का। तो देखिए अंतराल मापक का है। तो केल्विन मापक का जो तापमान उदाहरण किसका है? तो अंतराल मापक का। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा की लंबाई का निर्धारण करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता कौन था? यानी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की लंबाई को ज्ञात करने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता कौन है? तो ए में जो है इरेथोस्थनीज, बी में हेरोडोटस है, सी में अनिक्सिमेंडर है, डी में थेल्स है। तो देखिए भूमध्य रेखा की सबसे प्रथम बार लंबाई ज्ञात करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे वह इरेथोस्थनीज महोदय है। तो इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम विद्वान यानी व्यक्ति कौन था? ए में जो है स्ट्रोबो, बी में जो है टॉलमी, सी में जो है अल मसूदी, डी में जो है हम्बोल्ट। तो इसका सही आंसर बी होगा। यानी बंगाल की खाड़ी का प्रथम बार अवलोकन करने वाले विद्वान जो थे वह टॉलमी महोदय थे। तो इसका सही आंसर बी होगा। और टॉलमी को ध्यान रखिएगा कि वह गणितीय भूगोल के जनक थे, यानी गणितीय भूगोल टॉलमी। अब नेक्स्ट को चलते हैं। मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यानी मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट नामक पुस्तक। तो ए में देखिए कि आरजे जॉनस्टन,
बी में जो है डेविड हार्वे, सी में जो है ब्रेन जे एलबेरी, डी में जो है रिचर्ड पीट। तो मॉडर्न जियोग्राफिकल थॉट का जो लेखक है रिचर्ड पीट महोदय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 से सूची को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में देखिए कि हम्बोल्ट है, ए में जो है कि हम्बोल्ट, बी में जो ऑस्कर पेस्टेल है, सी में जो है रिच थॉपेन है, डी में रेटजेल है। अब इधर देखिए सूची 2 में, एक में जो है एब्रोजियोग्राफी, 2 में जो है इरेटेल, सी में कॉस्मस है, डी में जो है दास आइसलैंड है। तो देखिए हम्बोल्ट के द्वारा जो है वह कॉस्मस है, तो यानी इसका क्या होगा 3। उसके बाद ऑस्कर पेस्टेल के द्वारा जो किया गया लिखा गया है वह जो कौन है दास आइलैंड, तो 3 4। अब देखिए रिच थॉपेन के द्वारा जो है रिच थॉपेन के द्वारा जो है कि 2 यानी इरेटेल है, और रेटजेल के द्वारा है एंथ्रोपोजियोग्राफी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, यानी 3 4 2 1 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी हम्बोल्ट का क्या है कॉस्मस है, ऑस्कर पेस्टेल का क्या है दास आइसलैंड है, रिच थॉपेन का है इराटेल है, और रेटजेल का है एंथ्रोपोजियोग्राफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है? तो ए में देखिए कि एफ रेटजेल, बी में ईसा बोमेन, सी में आर जे जॉनस्टन, डी में जो है एच जे मैकेंडर। तो इसका सही आंसर जो होगा आर जे जॉनस्टन है, यानी सोशल ज्योग्राफी का या जो राइटर है तो आर जे जॉनस्टन है इसका सही आंसर। यानी रेटजेल, ईसा बोमेन और मैकेंडर का संबंध जो है राजनीतिक भूगोल से है, और जॉनस्टन का संबंध राजनीतिक भूगोल से नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में भूगोल बेटा के नाम है, सूची 2 में उसका जो है कि संबंध दिखाया गया है किस भूगोल से है। तो ए में देखिए कि सावर है, यानी कार्ल सावर, बी में जो है डेविड हार्वे है, सी में जो है रेटजेल है, डी में जो है जॉनस्टन है। इधर देखिए क्या संबंध आमूल चूल परिवर्तन परक भूगोल है, 2 में सांस्कृतिक भूगोल है, 3 में सामाजिक भूगोल है, डी में 4 में राजनीतिक भूगोल है। तो इसका देखिए सावर के द्वारा जो है सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो है वह कार्ल सावर महोदय है। तो यानी 2। हार्वे महोदय जो है, हार्वे के द्वारा कौन सा है? तो देखिए आमूल चूल परिवर्तन परक भूगोल जो है वह हार्वे के द्वारा, यानी कि डी हार्वे के द्वारा है, डेविड हार्वे के द्वारा। रेटजेल जो है कि वह राजनीतिक भूगोल के जनक है, यानी 4 हो गई। जॉनस्टन जो है सामाजिक भूगोल का जनक है। तो देखिए सी सावर किसका है? तो आपको सांस्कृतिक भूगोल का। हार्वेड किसका है? तो आमूल चूल परिवर्तन परक भूगोल का है। रेटजेल राजनीतिक भूगोल का, जॉनस्टन सामाजिक भूगोल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें दिया गया क्या है कि देखिए कूट 1 में, यानी संकल्पना है और पुस्तक का नाम है, दूसरे की तरफ लेखक है। तो ए में देखिए कि अर्धकुंडे है, बी में कॉस्मस है, सी में क्रोनोलॉजिक है, डी में जो है एरियल डिफरेंशिएशन है। तो देखिए इधर जो देखते हैं 1 में हम्बोल्ट है, बी में जो है 2 में रीटर है, 3 में हेटनर है, 4 में रिच थॉपेन है। तो देखिए इसका सही आंसर अर्धकुंडे का लेखक जो है रीटर है, कॉस्मस का लेखक हम्बोल्ट है, क्रोनोलॉजी जो देख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल जो है क्रोनोलॉजिकल साइंस या क्रोनोलॉजी जो कहते हैं तो उसका जो लेखक है जो वह रिच थॉपेन है। एरियल डिफरेंशिएशन जो है हिटनर के द्वारा है। तो यानी देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कूट में ही दिया गया, इसको सुब्लित करना है।
तो सूची 1 में पुस्तक का नाम है, सूची 2 में लेखक है। तो एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी ए में है, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी बी में है, सी में जो है जियोग्राफी एंड जियोग्राफर, और डी में जो है वेयर दी ग्रास इन ग्रीन है, ग्रीनर है। 1 में देखिए आरजे जॉनस्टन है, 2 में जो है थॉर्नबरी है, डी में 3 में स्मिथ है, 4 में डेविड हार्वे है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी डेविड हार्वे के द्वारा दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थॉर्नबरी के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जियोग्राफी एंड जियोग्राफर जॉनस्टन के द्वारा है। वेयर द ग्रास इन ग्रीनर स्मिथ का है। तो इसका सही आंसर जो होगा 4, 2, 1, 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित युग का है, यानी जो स्थल के ऊपर जो स्थलाकृति का जो सरफेस हम देखते हैं वह किस काल में निर्मित हुआ है, वह किस काल में जो है। तो देखिए ए में जो है कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, बी में जो है पूरा जीव महाकल्प, सी में जो है मध्य जीव महाकल्प, डी में जो है नव जीव महाकल्प। तो इसका सही आंसर जो है नव जीव महाकल्प, यानी जो देख रहे हैं जो इसमें जो 4 जो दिया गया है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक। तो यह नियोजोइक जो देखते हैं उसी को नवजीव महाकल्प कहते हैं। तो इसी काल में जो है कि अर्थ सरफेस के ऊपर जितनी सतह हमको दिखाई पड़ती है उसकी उत्पत्ति जो है नवजीव महाकल्प में ही हुई है, कि उस सरफेस का निर्माण आज भी जारी है। जैसे देखिए हवा आती है, डस्ट लेके आती है, कहीं निक्षेप कर दे रही है, तो वहां नया सरफेस का निर्माण हो रही है। ग्लेशियर के माध्यम से जो है कि कुछ अपना जो है कंकड़ पत्थर लेके आती है, निक्षेप कर देती है। नदी जो है कि बाढ़ के समय लेके आती है और निक्षेप कर देती है। इस प्रकार क्या है कि सरफेस के ऊपर नया सरफेस का निर्माण जारी है। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो दिखाई पड़ने वाली जो सरफेस है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वह नवजीव महाकल्प का है, यानी इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है एक ही प्रकार के वातावरण में जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न भिन्न तरीके के लोग के लिए भिन्न भिन्न अर्थ रखता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका अवधारणा से संबंधित है। जैसे देखिए एक ही प्रकार के वातावरण, जैसे मान लीजिए कि यह गंगेटिक प्लेन में अभी आप हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर दोपहर का जो देखते हैं 42 और 43 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। लेकिन अलग अलग जो स्किन के कलर वाले लोग देखिएगा, जैसे कोई मिल्की व्हाइट वाला हो, इंग्लैंड के लोग कोई आ जाए, सांवला हो, तो सभी के ऊपर देखिएगा कि क्या होगा कि वहां भिन्न भिन्न प्रकार का जो होता है कि वातावरण महसूस यानी क्रिएट, यानी जो गोरे होंगे इस वातावरण को सह नहीं पाएगा, उसको लू लग जाएगी। तो एक ही प्रकार की जो वातावरण देखते हैं वह जीवन यापन के लिए अलग अलग प्रकार के। अब जैसे गोरे लोग यहाँ पे आएंगे तो क्या करेगा, एसी, पंखा, इस प्रकार कूलर, इसके माध्यम से रहेगा। काला जो होगा अफ्रीकन लोग को अगर ला दिया जाए यहाँ तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस टेम्परेचर में, आराम से वो अपना क्रियाकलाप को जारी रखेगा, उसको कूलर, एसी और फ्रिज की जरूरत नहीं होगी। तो यह देखते हैं यह कथन जो है किस विचारधारा से संबंधित है। तो ए में जो है निश्चयवाद, बी में जो है संभववाद, सी में जो है रुको और दाव निश्चयवाद और डी में जो है संभववाद। तो देखिए यह जो है संभववाद का कथन है यानी यह किसकी कथन है, संभववाद की। तो यानी कि जो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जैसे देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ए में देखिए कि पी हैगेट का जो है जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, यानी जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस जो है पी हैगेट और बी में जो देखते हैं जेम्स का जो है ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, सी में जो देखते हैं मार्स का एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी, डी में जो देखते हैं अल्वर एम्स एवं गुल्ड का स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसका गलत आंसर जो सुमेलित नहीं है वह सी होगा, क्योंकि जीपी मार्स का जो है एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी नहीं है, यानी इसका
सही आंसर जो निकला वह सी होगा। यानी पी हैगेट का जो जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस तो है ही, पीई जेम्स का जो है ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स, और अल्बर एम्स एवं गुल्ड का जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका सही आंसर जो देखिए आपने सी हुआ, जो मैच नहीं कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया है, यानी बिहेवियरिज्म पे जोर दिया है? वर्टन, बी में ग्रेगरी, सी में जो है जॉनस्टन, डी में जो है क्रिक। तो भूगोल के व्यवहारवादी पक्ष पे जो जोर देने वाले भूगोलवेता इसमें से है वह क्रिक का है, यानी इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? यानी मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में भूगोल को परिभाषित करने वाले भूगोलवेता। तो ए में देखिए सेफर, बी में रिच-टॉपेन, सी में हार्टशोल्ड, डी में बैरोज। तो मानव को पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले भूगोलवेता बैरोज महोदय हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह दलील दी है कि इतिहास का भौगोलिक रूप से अध्ययन किया जाए और भूगोल का ऐतिहासिक रूप से? यानी समझिए, यानी जो इतिहास का भौगोलिक रूप से और भूगोल का ऐतिहासिक रूप से जो अवलोकन करने का किसने दलील दी है? तो ए में जो है होम्स है, बी में थेल्स है, सी में हिकेटियस है, डी में हेरोडोटस है। तो भूगोल का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और इतिहास का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन की जो दलील देने वाले महान विद्वान है वह हेरोडोटस महोदय है। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अरबी विद्वानों में से किसने टॉलमी की पुस्तक में सुधार किया? यानी टॉलमी के पुस्तक में जो त्रुटि थी उसको सुधार करने वाले कौन भूगोलवेता है? तो ए में देखिए अल मसूदी, बी में इब्न खल्दून, सी में अल इद्रीसी, डी में इब्न बतूता। तो इसका सही आंसर इब्न खल्दून जो है कि टॉलमी के ग्रंथ का सुधार करने का काम जो है इब्न खल्दून को है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार पर निम्नलिखित में से किसका? यानी मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार निम्नलिखित में से क्या है? यानी मात्रात्मक क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन देखते हैं, उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, घटनाक्रम वर्णन, डी में जो है प्रत्यक्षवाद। तो मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार जो है वह प्रत्यक्षवाद है। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। प्रतिमान पैराडाइम, यानी प्रतिमान कहिए या पैराडाइम कहिए, कि अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? ए में जो है कांट है, बी में जो पीट है, सी में कुहन है, डी में हैगवेट है। तो देखिए पैराडाइम की अवधारणा का प्रतिपादन जो है कुहन महोदय के द्वारा की गई है। तो इसका सही आंसर सी होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञान के सभी पहलू को समाविष्ट करने वाला सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करना चाहता है? या सार्वभौमिक विज्ञान विकसित करने का श्रेय कौन चाहते हैं? तो हम्बोल्ट, रिटर, रेक्लुस, गोएट। तो देखिए कि हम्बोल्ट महोदय जो है वह समविष्ट यानी सार्वभौमिक विज्ञान को विकसित करना चाहते हैं। जो कॉस्मोस ग्रंथ उनका है वह सार्वभौमिक विज्ञान का प्रतीक है। तो यह सही आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित भूगोलवेताओं में से किसने मानव केंद्रित भूगोल पर बल दिया? यानी मानव केंद्रित भूगोल पर बल देने वाला? तो WH डेविस, सैंपल, जेफरसन, हंटिंगटन। तो जेफरसन महोदय जो है कि मानव केंद्रित भूगोल पर बल देते थे। यानी मार्क जेफरसन का क्या है कि मानव केंद्रित भूगोल पर वह बल देते थे। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मानसिक मानचित्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? यानी मेंटल मैप अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो यह देखिए कि इसका ए में जो है डाउन्स, बी में सीरीनेन, सी में है गोल्ड एवं व्हाइट, डी में जो है बॉल्डिंग। तो देखिए मानसिक मानचित्र यानी मेंटल मैप की अवधारणा जो है गोल्ड एवं व्हाइट के द्वारा किया गया है।
तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीटर के अनुसार इस उपागम को कि कुछ भौगोलिक तथ्यों की वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है, यानी कुछ भौगोलिक तथ्य है जिसको वैज्ञानिक रूप से व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकीय, क्षेत्रीय, उद्देश्यवादी, स्थानिक। तो देखिए यह कहलाएगी उद्देश्यवादी, यानी रीटर जो है कि उद्देश्यवादी भूगोलवेता थे और उनका यह कथन है भौगोलिक तथ्य जो वैज्ञानिक रूप से जिसको हम व्याख्या नहीं कर पाते तो उसको उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्यवादी तौर पे, तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव जीवन में जलवायु की प्रमुख भूमिका पर किस भूगोलवेता ने जोर दिया है? यानी जलवायु की भूमिका पर भूगोल किस भूगोलवेता के द्वारा दिया गया है? तो ए में गेडिस, बी में जेफरसन, सी में हंटिंगटन, डी में जो है कि ब्रुन्स है। तो देखिए हंटिंगटन जो है वह मानव जीवन पर जलवायु की प्रमुख जो प्रभाव पड़ता है उस पर उन्होंने जोर दिया है। तो मानव जीवन पर जलवायु के प्रभाव की भूमिका जो है वह हंटिंगटन का है, तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेता ने सामान्य बनाम विशेष भूगोल के द्विभाजन की नींव रखी? यानी सामान्य बनाम विशेष भूगोल की द्विभाजन की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए बर्नहार्ड वायरेनियस ने, पीटर एपियन ने, इमैनुअल कांट और डी में जो है सेबेस्टियन मुस्टर। तो देखिए सामान्य बनाम विशेष भूगोल का द्विभाजन करने का श्रेय जो है वारेनियस महोदय को जाता है, तो इसका सही आंसर ए होगा, वारेनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित भूगोलवेताओं में से किसने जलवायु निश्चयवाद पर विशेष रूप से बल दिया है? यानी जलवायु निश्चयवाद पे विशेष रूप से बल दिया है। तो ए में देखते हैं ग्रेफिथ टेलर है, बी में जो है रेटजेल है, सी में जो हंटिंगटन है, डी में कुमारी सैंपल है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है हंटिंगटन है, यानी जलवायु निश्चयवाद पे अधिक बल देने वाले जो है हंटिंगटन के द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगी। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा को निम्नलिखित भी कहा जाता है, यानी क्षेत्रीय जो देखते हैं कि अवधारणा है उसकी विभेदन को क्या कहते हैं? तो अपवाद, क्षेत्रीय अध्ययन, क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिकतावाद। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय अध्ययन, यानी क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा का जो कहां पे? तो क्षेत्रीय अध्ययन में की जाती है, तो सही आंसर जो होगा कि इसका बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। मध्य युग का प्राचीनतम धर्म है, यानी मध्य पूरब का जो है यानी मिडिल ईस्ट जो देखते हैं, तो मिडिल ईस्ट का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? इस्लाम, यहूदी, फारसी धर्म, ईसाई। तो देखिए मिडिल ईस्ट की जो धर्म है प्राचीन वह यहूदी है, यानी इसका सही आंसर बी है। यानी यहूदी से ही सभी जो है मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ है, यानी कह सकते हैं कि इस्लाम का, पारसी का, ईसाई का पैतृक रिलीजन जो है वह यहूदी है, यानी यहूदी के गर्भ से ही इस्लाम, पारसी, ईसाई की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। जो आप इजराइल की जो एरिया देखते हैं वही यहूदी, यानी वही प्राचीनतम जो मिडिल ईस्ट का एरिया है वही पे प्राचीनतम धर्म के तौर पे। और खास करके देखिएगा विश्व में जितने भी रिलीजन का ओरिजिन हुई है सभी रिलीजन की ओरिजिन जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुआ है। आप यह इस्लाम, यहूदी, पारसी, जैन सभी देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यह सभी जितने जो आपको बौद्धिज्म, जैनिज्म, तो सब के सब की ओरिजिन जो हुई है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हुई है। तो देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जो प्राचीनतम धर्म है यहूदी है, यानी इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्राचीन भूगोल में क्षेत्र की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका ए में देखते हैं होमर, बी में हेरोडोटस, सी में स्ट्रोबो, डी में टॉलमी। तो क्षेत्रीय अवधारणा का प्राचीनतम भूगोल में जो प्रथम बार प्रतिपादन करने का श्रेय स्ट्रोबो को जाता है, तो इसका सही आंसर डी होगा, स्ट्रोबो यानी सही आंसर सी होगा। यानी प्राचीन भूगोल की अवधारणा का सर्वप्रथम जो है उसमें क्षेत्रीय अवधारणा का जो प्रथम जो है वह जो है स्ट्रोबो के द्वारा किया गया था प्रतिपादित, इसका सही आंसर सी होगा।
अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो या डिसलाइक कीजिए, और अच्छे लगे तो आप अपने मित्रों में इसके लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।